गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और आज हम लोग अपने इस बीएफएम के पार्ट को आगे ले चलते हैं। हमने हमारे पहले के वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में लगभग सभी चीज़ों को देखा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस फ्लो क्या क्या होता है, किस किस टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, सभी चीज़ों को हमने देखा, समझा और जाना। आज हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के ही इसी पार्ट को आगे जो ले जा रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह है यूसीपीडीसी 600। यूसीपीडीसी के बारे में भी हमने थोड़ा सा हमारे पहले के वीडियो में देखा था। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये पब्लिकेशन नंबर 600 है, इसी के लिए इसका नाम यूसीपीडीसी 600 हुआ है। अभी पहले यही यूसीपीडीसी अभी जो है ये यूसीपीडीसी पहले 500 था। तो 500 में टोटल 49 आर्टिकल्स होते थे और अभी जो यूसीपीडीसी का पब्लिकेशन नंबर 600 है इसके अंदर में टोटल 39 आर्टिकल्स आते हैं। तो इन 39 आर्टिकल्स को हम लोग हमारे इस वीडियो में एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आर्टिकल के बारे में आपसे जस्ट एक क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छा है ना कि भाई एग्जाम में अपीयर होने से पहले हम लोग इन आर्टिकल्स को भी एक नज़र दौड़ा लें। तो ये हम लोग देखेंगे कि यूसीपीडीसी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स के अंदर में जो टोटल 39 आर्टिकल्स उनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, जब भी कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं, जब भी कोई इंपोर्टर अपना माल को मंगाते हैं, एक्सपोर्टर उनको भेजते हैं उस सामान को, ये उनको पेमेंट देते हैं, तो जब ये किसी शिप के थ्रू ट्रेवल होकर के आता है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं। तो ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके ऊपर भी हम लोग एक नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा यूसीपीडीसी का स्टार्टिंग जो आर्टिकल होता है। देखिए, स्टार्टिंग करने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा एलसी का प्रोसेस कैसा चलता था। एप्लीकेंट होते थे, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इशूइंग बैंक होते थे, उसके बाद आप यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक बोल सकते हो या नेगोशिएटिंग बैंक बोल सकते हो या कंफर्मिंग बैंक बोल सकते हो या फिर रीइंबर्सिंग बैंक बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके एक्सपोर्टर्स होते थे जो बेनिफिशियरी होते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है जिनको माल का ज़रूरत है वो लोग एक रिक्वेस्ट डालते थे अपने इशूइंग बैंक को कि भाई आप एक एलसी इशू कर दो हमारा। ये लोग एलसी इशू करके इस एडवाइजिंग बैंक को भेजते थे कि इस पार्टी ने एक एलसी इशू कराया है आपके इस बेनिफिशियरी के लिए। तो ये एडवाइजिंग बैंक क्या करते थे, उस पूरे के पूरे लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करके इनको इन्फॉर्म करते थे कि आपके नाम पे ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट आया हुआ है। वो उसको देख करके सब कुछ समझने बुझने के बाद में वो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना माल को डिस्पैच करते थे, इनको शिपिंग करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट दे देते थे नेगोशिएटिंग बैंक को, ताकि उनको जो पेमेंट लेना था वो अपना पेमेंट नेगोशिएटिंग बैंक से लेते थे। हो सकता था कि ये एडवाइजिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक सेम हो, ये भी हो सकता था कि कंफर्मिंग बैंक और रीइंबर्सिंग बैंक भी सेम हो। तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट जब नेगोशिएटिंग बैंक के पास में आता है तो फिर नेगोशिएटिंग बैंक क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट को भेजते हैं जो एलसी इशूइंग बैंक थे, और एलसी इशूइंग बैंक क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट में इनको पेमेंट दे देते हैं। अभी एलसी इशूइंग बैंक के पास में जो डॉक्यूमेंट आ गया वो डॉक्यूमेंट वो एप्लीकेंट को दे देते हैं और उनसे पेमेंट ले लेते हैं। और ये एप्लीकेंट को जब ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पोर्ट में जाकर दिखा करके ये अपने जो माल भेजा गया है उसको अपने हवाले में ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट का, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हमारे पहले के वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सॉरी, आर्टिकल 1 जो यूसीपीडीसी 600 के अंदर में जो हमने बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 39 है, उसमें ये फर्स्ट आर्टिकल है। ये फर्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के बारे में जिक्र करता है, ये जिक्र करता है एप्लीकेशन ऑफ यूसीपी, जो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस है उसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर किस मामले में इसको अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में ये बताता है। तो द रूल्स अंडर आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो आईसीसी है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूसीपीडीसी के फॉर्म में पूरे दुनिया में लागू होता है। जो भी कंट्रीज हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर में लागू होता है। ये यूनिफॉर्म होता है, हर सभी कंट्री को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होते हैं जो आईसीसी के द्वारा बनाया जाता है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये हमने देखा कि द रूल्स अंडर आईसीसी पब्लिकेशन दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। जितने भी पार्टीज फॉरेन ट्रेड करते हैं सभी के लिए ये बाइंडिंग होता है, सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने ही होते हैं। तो ये आर्टिकल फर्स्ट कहता है। आर्टिकल फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ यूसीपी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 2। अभी आर्टिकल 2 के अंदर में क्या है, डेफिनेशंस। तो देखिए, बहुत सारी इन सभी चीज़ों के बारे में हमने हमारे पहले की वीडियो में भी जाना है। देखिए, एडवाइजिंग बैंक कौन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था ना, एक ग्राफ बना करके, ये एप्लीकेंट होते हैं, ये इशूइंग बैंक होते हैं, यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक होते हैं और यहाँ पर ये एक्सपोर्टर होता है। तो एडवाइजिंग बैंक ये हो गया, जब एलसी इशू होता है उसके बाद में जब एडवाइस किया जाता है तो जिस बैंक को, जो एक्सपोर्टर के कंट्री में होते हैं उसको बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक। एप्लीकेंट होते हैं जो एलसी इशू करवा रहे हैं। बैंकिंग डे क्या होता है, देखिए बैंकिंग डे, अ डे ऑन विच अ बैंक इज रेगुलरली ओपन एट द प्लेस। कोई भी जगह, कोई भी दिन
जहां पर वो बैंक काम कर रहा है, बैंक खोला हुआ है और वो उसी स्थान पे है, उसको बैंकिंग डे बोलते हैं। बेनिफिशियरी कौन हो गया? बेनिफिशियरी हो जाता है ये एक्सपोर्टर जो है, क्योंकि ये जो एलसी ओपन हो रहा है ये तो फाइनली एक्सपोर्टर के नाम पे ही ओपन हो रहा है ना, तो बेनिफिशियरी होते हैं एक्सपोर्टर। कंफर्मेशन का इन द सेंस कि डेफिनेट अंडरटेकिंग, मतलब ये जो इशूइंग बैंक है ये तो एक तरह से कंफर्मेशन दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जब इनको एक और भी कंफर्मेशन का जरूरत पड़ता है किसी दूसरे बैंक से, तो एक कंफर्मिंग बैंक होते हैं। ये कंफर्मिंग बैंक इनको कंफर्मेशन देते हैं कि बॉस आप पेमेंट का टेंशन मत लो, आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग माल को डिस्पैच करो, सब कुछ देख लो, पेमेंट का गारंटी मैं आपको देता हूं। तो ये कंफर्मेशन और ये कंफर्मिंग बैंक ये सेम हुआ जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्रेडिट, एनी अरेंजमेंट दैट इज इररिवोकेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि रिवोकेबल एलसीज होते थे, उसको बीच में ही कभी उसको कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अभी का केस में क्या है, एक बार एलसी इशू हो गया तो बिना पार्टीज के कंसर्न किए हुए ये सब कोई भी एलसी को रिवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अ डेफिनेट अंडरटेकिंग इशूइंग। ठीक है, मतलब उसके केस में क्या, क्रेडिट के केस में क्या है कि 100% आपको पेमेंट मिलने ही जा रहा है, आप पेमेंट का टेंशन मत लो, इसको कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता है आपको बिना बताए, आपसे बिना मशवरा किए हुए। दूसरा क्या है, ऑनर। अभी ऑनर का केस में क्या होता है, देखिए, टू पे एट साइट और टू पे एट मैच्योरिटी। अभी मैंने बताया था ना कि एलसीज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइट एलसी, एक होते हैं यूजांस एलसी। अगर साइट एलसी में कहा गया है कि बॉस साइट एलसी खोला जा रहा है, तो बैंक के ऊपर में ये ऑब्लिगेशन आता है कि जब भी वो साइट का केस पूरा हो जा रहा है तो पेमेंट आपको रिलीज कर देना है। और अगर वो यूजांस एलसी है तो बैंक के ऊपर में ये ऑब्लिगेशन आता है कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया है कि 60 डेज है या फिर 50 डेज है, उसके बाद में जब भी कभी इस डॉक्यूमेंट को आपके पास सबमिट किया जाएगा आपको उसका पेमेंट रिलीज कर देना है, तो ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनर, मतलब बैंक को ऑनर करना है उस क्रेडिट को, आप उससे भाग नहीं सकते हो, ये है ऑनर। उसके बाद इशूइंग बैंक और नेगोशिएशन हमने देखा, इशूइंग बैंक जो एलसी को इशू कर रहे हैं, नेगोशिएशन जो नेगोशिएटिंग बैंक होते हैं। तो इन सभी टर्मिनोलॉजीज को हमने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा, आज भी हमारा एक रिवीजन हो गया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या, इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आपको इंटरप्रेट करना है कोई चीज, अगर कोई टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है तो आपको किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है, उसका मतलब क्या होता है, ये बताता है आर्टिकल 3। फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स, अभी कौन कौन से रूल्स है। अ क्रेडिट इज इररिवोकेबल, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि क्रेडिट अब रिवोकेबल नहीं होते हैं, वो इररिवोकेबल ही होते हैं। मतलब एक बार जो वो कमिटमेंट हो गया तो कमिटमेंट के टाइम पर फिर आपको वो पेमेंट करना ही, रिलीज करना ही होगा। ये क्रेडिट इररिवोकेबल होते हैं, इवन इफ नो इंडिकेशंस। अगर उस एलसी में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये एलसी है ये रिवोकेबल है या फिर ये इररिवोकेबल है, तो इसका मतलब कि वो इररिवोकेबल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ डॉक्यूमेंट में बी साइंड बाय हैंड राइटिंग, फैसिमाइल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अगर कोई डॉक्यूमेंट पे कोई साइन किया हुआ है, जैसे एलसी का जब ओपन होता है ना, या कोई डॉक्यूमेंट पे जब साइन हो रहा है, तो वहां पर मतलब कोई किसी पर पाबंदियां या कोई ऑब्लिगेशंस नहीं लगा सकता है कि इन्होंने हाथ से साइन नहीं किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया। तो वो किसी भी द्वारा अगर साइन किया हुआ हो, चाहे वो हैंड रिटन हो, चाहे वो फैसिमाइल सिग्नेचर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू सिग्नेचर हो, सभी का सभी एप्लीकेबल होता है। उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ब्रांचेस ऑफ ए बैंक इन डिफरेंट कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी मान लीजिए कि यूएसए है, ठीक है, यूएसए में एक बैंक ऑफ अमेरिका का एक ब्रांच यहाँ पर है, एक बैंक ऑफ अमेरिका का ब्रांच यहाँ पर है, और एक बैंक ऑफ अमेरिका का ब्रांच यहाँ पर है। तो यूसीपीडीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ब्रांचेस ऑफ ए बैंक इन डिफरेंट कंट्री, ब्रांचेस ऑफ ए बैंक इन डिफरेंट कंट्री आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट बैंक। उनको आपको एक सेपरेट बैंक ही कंसिडर करना है। जो भी दूसरे कंट्री में जो ब्रांचेस है, बैंक ब्रांचेस है, उनको आपको एक सेपरेट बैंक ही कंसिडर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट में लिखा है कि फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, तो उसका मतलब होता है, फर्स्ट हाफ का मतलब है क्या होता है कि उस महीने का 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। सेकंड हाफ का मतलब होता है 16 तारीख से लेकर के वो महीने का लास्ट दिन तक। तो ये हो गया फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द मंथ का मतलब। उसके बाद है बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। ये भी वर्ड आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग का मतलब होता है 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो महीने का, मिडिल का मतलब होता है 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक वो महीने का, और एंड ऑफ द मंथ अगर लिखा हुआ है तो 21 तारीख से लेकर के लास्ट डे। अब लास्ट डे हो सकता है 30 तारीख को हो सकता है 31 तारीख को हो सकता है 28 को, हो सकता है 29 को। ठीक है, तो ये हमने देखा आर्टिकल 3। अभी नेक्स्ट है आर्टिकल 4। अभी आर्टिकल 4 क्रेडिट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं है। आर्टिकल 5 क्या होता है, आर्टिकल 5 डॉक्यूमेंट्स, गुड्स, सर्विसेज और परफॉर्मेंसेस। ठीक है, बैंक डील्स विद डॉक्यूमेंट। यहां ध्यान देना है कि बैंक जब भी कभी एलसी ओपन करता है और डील करता है
तो बैंक ऑलवेज डील इन डॉक्यूमेंट। वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि भाई माल कैसा है, डिस्पैच सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जिस बोट के थ्रू आना था, जिस शिप के थ्रू आना था, जिस प्लेन के थ्रू आना था, वो सब कुछ से बैंक को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। बैंक ऑलवेज डील विथ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स अगर सही है इसका मतलब सब कुछ सही से हो गया है, बैंक पेमेंट रिलीज कर देगा। आप भले ही सारा का सारा गुड्स बहुत अच्छे तरीके से भेजे हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जब आप दे रहे हो बैंक को, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो बैंक आपको यहां पर पेमेंट नहीं करेगा। इसी के लिए आपको ध्यान देना है कि बैंक ऑलवेज डील्स विद डॉक्यूमेंट एंड नॉट विद द गुड सर्विसेज और परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 6, अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। अ क्रेडिट मस्ट, देखिए क्रेडिट का मतलब मान के चलिएगा लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अ क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विथ विच इट इज अवेलेबल। अभी जाहिर सी बात है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ है तो इसका जो क्रेडिट है, जो पैसा दूसरे को देना है, वो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है। वो इशूइंग बैंक के पास होगा, या नेगोशिएटिंग बैंक के पास होगा, या कंफर्मिंग बैंक के पास होगा, या रीइंबर्सिंग बैंक के पास होगा, कहीं ना कहीं पर है, ये है। इसका मतलब कि अ क्रेडिट मस्ट स्टेट द बैंक विथ विच इट इज अवेलेबल। उसको स्टेटमेंट में अपना ये कंफर्म करना पड़ता है कि किस बैंक के पास में वो क्रेडिट है जहां से उसको सामने वाले बेनिफिशियरी को पेमेंट मिलना है, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 होता है इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग। जो एलसी इशू कर रहा है उसका एक अंडरटेकिंग होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप पेमेंट का टेंशन नहीं लीजिएगा, पेमेंट आपको एनी हाउ मिलना है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से कंप्लाई कीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही है इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग। इशूइंग बैंक मस्ट ऑनर द प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर वो ये बताया है कि भाई ये साइट एलसी ओपन हुआ है या यूजांस एलसी ओपन हुआ है और सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर दिया गया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में जब पेमेंट मांगा जा रहा है तो ये पेमेंट ये बैंक को देना ही पड़ेगा। अगर साइट एलसी के अंदर में है तो वो जब देख लेंगे तो दे देंगे, यूजांस के केस में वो टाइम पीरियड बीत गया उसके बाद उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे तो वो साइट हो, चाहे तो डिफर्ड हो, चाहे तो एक्सेप्टेंस हो, तो ये पेमेंट उनको कंफर्मेशन देना पड़ेगा। ये अंडरटेकिंग होता है एलसी इशूइंग बैंक का। आर्टिकल 8 है कंफर्मिंग बैंक, सॉरी आर्टिकल 8 है कंफर्मिंग बैंक अंडरटेकिंग। मतलब सेम टू सेम जिस तरह का अंडरटेकिंग हमने इशूइंग बैंक के केस में देखा, उसी तरह का एक अंडरटेकिंग ये कंफर्मिंग बैंक के द्वारा होता है। कंफर्मिंग बैंक हमने देखा था ना कि कंफर्मिंग बैंक हो सकते हैं या नेगोशिएटिंग बैंक हो सकते हैं या फिर एडवाइजिंग बैंक हो सकते हैं, और इन तीनों के ऊपर भी एक रीइंबर्सिंग बैंक हो सकते हैं। आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट एंड अमेंडमेंट्स, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 10 में अमेंडमेंट्स, फिर वही है कि कुछ एक संशोधन होते हैं, तो वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको आर्टिकल 10 के अंदर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में नॉमिनेशन। नॉमिनेशन से क्या होता है? अनलेस अ नॉमिनेटेड बैंक इज द कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जब मान लीजिए कि एप्लीकेंट ने अप्रोच किया अपने बैंक को, बैंक ने, ये इसका एलसी इशूइंग बैंक है, तो ये यहाँ पर एलसी इशू हो चुका है। अभी एलसी इशू होने के बाद में ये एडवाइजिंग बैंक हो जाता है। आप इसको एडवाइजिंग बैंक बोल सकते हो, नॉमिनेटेड बैंक बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर अगर कंफर्मिंग बैंक भी सेम है तो कंफर्मिंग बैंक हो जाएगा, और अगर रीइंबर्सिंग बैंक भी सेम है तो रीइंबर्सिंग हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनेशन का मतलब क्या है? अनलेस अ नॉमिनेटेड बैंक इज द कंफर्मिंग बैंक, जब तक कि ये जो एलसी ओपन हो रहा है, ये एलसी इशूइंग बैंक पहले मान लीजिए कि ये एडवाइजिंग बैंक को ही भेजता है, तो जब तक इस एडवाइजिंग बैंक को ये कंफर्मिंग बैंक नॉमिनेट नहीं करता है, ये एलसी इशूइंग बैंक जो है यही इसको नॉमिनेट करेगा कि भाई ये हमारा एडवाइजिंग बैंक है, और यही इसको कमांड देगा कि ये बैंक हमारा कंफर्मिंग बैंक भी है। तो जब तक ये एडवाइजिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक को ये बैंक कंफर्मिंग बैंक नहीं बनाता है, तब तक इस कंफर्मिंग बैंक के ऊपर में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। देखिए, अनलेस अ नॉमिनेटेड बैंक इज द कंफर्मिंग बैंक, an authorization to honor or negotiate does not impose any restriction or any obligation on the nominated bank to honor। क्योंकि जब तक वो उसको पावर नहीं दिया गया है कि बॉस आप जो एडवाइजिंग बैंक थे आप ही नेगोशिएटिंग बैंक हो और आप ही कंफर्मिंग बैंक हो, तब तक ये इसके ऊपर में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट। यही हमने देखा, रीइंबर्समेंट में जो रीइंबर्सिंग बैंक होता है ये या तो एडवाइजिंग बैंक को या तो नेगोशिएटिंग बैंक को ये पेमेंट कर देगा, और इन रिटर्न ये इससे पेमेंट क्लेम कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा आर्टिकल 13। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि अभी देखिए, अभी डॉक्यूमेंट का जाहिर सी बात है कुछ स्टैंडर्ड होना है कि भाई इसी स्टैंडर्ड में आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है कि सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बैंक डील्स विथ डॉक्यूमेंट,
तो अगर डॉक्यूमेंट सही है तो बैंक को कोई इशू नहीं है, वो पेमेंट रिलीज कर देगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है तो पेमेंट रिलीज नहीं करेगा, आप गुड्स कितना भी अच्छा तरीके से भेज दो। तो स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन, अ नॉमिनेटेड बैंक एक्टिंग ऑन इट्स नॉमिनेशन, अ कंफर्मिंग बैंक, कोई भी हो, या तो नॉमिनेटेड बैंक है या कंफर्मिंग बैंक हो या कोई भी बैंक हो, एंड द इशूइंग बैंक शैल ईच हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 बैंकिंग डेज। मतलब कि या तो वो नॉमिनेटिंग बैंक होता है, चाहे इशूइंग बैंक होता है, या तो फिर वो कंफर्मिंग बैंक होता है, तो इन सभी के पास में 5 बैंकिंग डे रहता है, 5 बैंकिंग डेज इनके पास में रहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रेजेंटेशन उनके पास में आया है तो उसको कंप्लाई करने के लिए कि बॉस आपको या तो उसको एक्सेप्ट करना है या तो आपको उसका रीज़न बता के उसको रिजेक्ट कर देना है। तो 5 बैंकिंग डेज ही उनके पास में रहते हैं। 5 बैंकिंग डेज के अंदर में उनको वो रीज़न बता करके सब कुछ कर देना है, नहीं तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम इनके ऊपर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस 5 बैंकिंग डे को याद रखिएगा। द इशूइंग बैंक शैल ईच हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 बैंकिंग डेज फॉलोइंग द डे ऑफ प्रेजेंटेशन। जिस दिन मान लीजिए कि 1 अगस्त को ये डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, 1 अगस्त को डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, तो उसके बाद जो 5 बैंकिंग डेज आएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, अभी ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई अगर एक संडे आ जाता है या बैंक हॉलीडे है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, फिर वो वन डे आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बैंकिंग डेज, ध्यान दीजिएगा 5 बैंकिंग डेज के अंदर में आपको उसको कंप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या, डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट वेबर एंड नोटिस। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी होता है, किसी को कोई वेबर चाहिए होता है, तो वो आर्टिकल 16 के अंदर में वो रहता है। इस केस में क्या है कि नॉमिनेटेड बैंक, कंफर्मिंग बैंक और द एलसी इशूइंग बैंक डिटरमाइन दैट द प्रेजेंटेशन डज नॉट कंप्लाई इट मे, मतलब कि अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 डेज के अंदर में उसको कंप्लाई कर देना है, तो अगर किसी भी तरह से वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस रूल्स या उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये इनके पास में ये राइट्स होता है कि वो उसको डिसऑनर कर सकते हैं, उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज। अभी जाहिर सी बात है कि जब डॉक्यूमेंट्स में पूरा का पूरा डीलिंग हो रहा है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या रोल आता है ये भी जानना जरूरी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के केस में क्या कि एटलीस्ट 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एटलीस्ट कम से कम एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट मस्ट बी प्रेजेंटेड। जिस समय वो प्रेजेंटेशन हो रहा है बैंक में, उस समय हर एक डॉक्यूमेंट में से एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना ही होगा, एटलीस्ट 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये यूसीपीडीसी के 600 के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस है। आर्टिकल 18 क्या है, कमर्शियल इनवॉइस। अभी कमर्शियल इनवॉइस, अभी देखिए इनवॉइस क्या होता है। अभी सपोज कीजिए कि आप दुकान जाते हो, आपको एक रेफ्रिजरेटर लेना है, आप शॉपकीपर वाले से बोलते हो कि बॉस आप मेरे को एक रेफ्रिजरेटर दे दो। ठीक है, वो आपको एक रेफ्रिजरेटर दे देता है, आप उसको पेमेंट करते हो और वो आपको इनवॉइस देता है। मतलब ये इनवॉइस किसको मिल रहा है, ये इनवॉइस मिल रहा है बेनिफिशियरी को, जिसको ये सामान मिल रहा है उसी को ये इनवॉइस भी मिल रहा है। इशू कौन कर रहा है, ये जो सामान जो दे रहा है वही इनवॉइस भी देता है। तो यही है कमर्शियल इनवॉइस, मस्ट हैव बीन इशूड बाय द बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी है वो इसको इशू करता है, मस्ट हैव बीन इशूड बाय द बेनिफिशियरी, मस्ट बी मेड आउट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट होते हैं उनके नाम पर इसको इशू किया जाता है। जो बेनिफिशियरी है, जिसको पैसा मिल रहा है, वही इसको इशू करता है। भाई ये तो अपना पैसा यहाँ पर दे दिया कि आप मेरे को रेफ्रिजरेटर दे दो, और इनके पास में जो रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ ये जब इनको देंगे तो रेफ्रिजरेटर देंगे, साथ में इनको इनवॉइस भी देना पड़ेगा। तो इनवॉइस इशू करते हैं हमेशा बेनिफिशियरी, और ये एप्लीकेंट के नाम पे होता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है कि अभी सपोज कीजिए कि शिप के थ्रू कोई आपका माल आ रहा है, तो ये बिल ऑफ लैडिंग, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट बताता है कि किस शिप के थ्रू वो सामान आया है, कौन सा सामान आया है, पूरा सामान का डिटेल्स रहेगा। साथ ही साथ वो शिप का भी डिटेल रहता है कि उसमें किस शिप नंबर से आया हुआ है, वो जो करियर है उस करियर उसमें साइन रहेगा उसका एजेंट का या फिर उसके मास्टर का साइन रहेगा। वो पूरा का पूरा डिटेल अपने अंदर में रखा रहता है कि किस ट्रांसपोर्टेशन शिप के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो ये होता है बिल ऑफ लैडिंग, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है कि भाई इस जगह से जो उसका जो डेस्टिनेशन जगह है वहां तक वो माल पहुंच गया है। तो ये पहुंचने के बाद में ये जो पोर्ट है ये एक प्रूफ देता है, इसी को बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो सेम टू सेम जब हम लोग शिप के केस में देखते हैं, तो शिप के केस में जो जिस तरह से ये बिल ऑफ लैडिंग चलता है, उसी तरह से एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी होता है कि जब कभी उसको शिप के थ्रू जब कभी उसको प्लेन के थ्रू उसको लाया जाता है किसी भी गुड्स को। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं रेल, रोड और इनलैंड वाटरवेज। तो सेम टू सेम जैसा हमने इसका केस में देखा, शिप का केस में और प्लेन्स का केस में, उस तरह से जब कभी अगर रोड के थ्रू आता है तो उस केस में ये आर्टिकल 24 के अंदर में इसका जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 है क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अभी देखिए क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ धोखा नहीं खाना है कि भाई साफ सुथरा होना चाहिए डॉक्यूमेंट, नहीं, ये क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ही कुछ और है। अ बैंक विल ओनली एक्सेप्ट अ क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अ बैंक, देखिए जो बैंक होता है, जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो केवल और केवल क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करेंगे। अभी क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो गुड्स आया है, जिसको डिस्पैच किया गया है, उसका या तो उसका पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम है या तो वो डिफेक्टिव कंडीशन में आया है। अगर वो क्लीन स्टेट में नहीं है, क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट अगर वो नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ खमियां हैं उसमें। तो इसी के लिए बैंक हमेशा एक क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करता है। अ क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज वन बियरिंग नो क्लॉज और नो नोटेशन एक्सप्रेसली डिक्लेयरिंग और डिफेक्टिव। मतलब कि अगर वो उसमें सपोज कीजिए कि वो अपने साइड से एक डिक्लेरेशन दे दिया कि बॉस ये जो 500 है, 500 में से 5 पीसेस ऐसा है जो ब्रोकन हो सकता है, तो ये जहां क्लॉज वो डाल दिया उसका मतलब कि फिर वो क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं रहा, फिर वो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आता है आर्टिकल 27 के अंदर में। अभी आर्टिकल 28 क्या कहता है? इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट एंड कवरेज। अभी माल उतने दूर से आ रहा है, हो सकता है कि बीच रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसी के लिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आर्टिकल 28 है ये अपने अंदर में यही बताता है कि ये क्या होता है इंश्योरेंस इसका। इफ देयर इज नो इंडिकेशन, अगर सपोज कीजिए कि एलसी इशू हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है और कहीं पर भी कोई इंश्योरेंस का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी इंश्योरेंस का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या माना जा सकता है? देखिए इंश्योरेंस तो होना है, 100% होना है। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट 110% ऑफ द CIF। 110% ऑफ CIF, ध्यान दीजिएगा यहां पर 110% ऑफ CIF। CIF क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो इसका मतलब कि कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट का टोटल जो वैल्यू होगा उसका 110% मान लिया जाता है कि उसका इंश्योरेंस कवरेज है। अगर कहीं पर भी कोई इंश्योरेंस कवरेज का जिक्र नहीं किया गया है डॉक्यूमेंट में, उसके बावजूद भी यह माना जाता है कि द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज मस्ट बी एटलीस्ट 110% ऑफ द CIF और CIP वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 110%, 100% भी नहीं, 110%। उसके बाद है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है? एक्सटेंशन ऑफ एक्सपायरी लास्ट डेट और डेट फॉर प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है? इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ ए क्रेडिट और द लास्ट डे फॉर प्रेजेंटेशन फॉल्स ऑन अ बैंक when the bank to which presentation is to be made is closed for reasons other than those referred। अभी सपोज कीजिए कि 31 ऑफ मई चल रहा है, ठीक है, 31 ऑफ मई को संडे पड़ गया और इसी दिन ये दिन ही ड्यू था वो उसका बैंक को क्रेडिट देने के लिए, और वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होगा और बैंक उसी दिन का इसका था कि उसको क्रेडिट दे देगा। तो अभी उसी दिन पड़ गया संडे, तो उस केस में क्या होना है कि अगर सपोज कीजिए कि फॉल्स ऑन ए डे व्हेन द बैंक टू विच प्रेजेंटेशन इज टू बी मेड इज क्लोज्ड। अभी यहां पर और ध्यान देने का क्या जरूरत है? देखिए, फॉर रीजंस अदर देन दोज रेफर्ड इन आर्टिकल 36, मतलब आर्टिकल 36 के अंदर में जो भी रीजंस दिया हुआ है उसके अलावे आर्टिकल 36 के अंदर में जो भी रीजंस दिया हुआ, अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को क्या क्या रीजंस है, उसके अलावे कोई भी रीजन के द्वारा अगर बैंक बंद हो रहता है उस दिन, तो द एक्सपायरी डेट और द लास्ट डे फॉर प्रेजेंटेशन एज द केस मे बी विल बी एक्सटेंडेड टू द फर्स्ट फॉलोइंग बैंकिंग डे। उस केस में क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए कि 30th ऑफ मई अगर ये पड़ जा रहा है आपका संडे, तो 31 ऑफ मई जब मंडे आ रहा है तो उस दिन बैंक इसको कंप्लाई करेगा और अपना पेमेंट को फुलफिल करेगा, पेमेंट कर देगा, उसको क्रेडिट दे देगा। ठीक है, ये होता है इसके केस में। लेकिन ये कब ध्यान देना अपने को कि वो रीजंस जो आर्टिकल 36 में मेंशन किए गए उसके अलावे अगर कोई रीजन होता है, इसका मतलब कि अगर आर्टिकल 36 में जो रीजंस मेंशन किया हुआ उसके थ्रू अगर कुछ होता है तो फिर बैंक उसको नहीं ध्यान देगा। ठीक है, उसके अलावे वाले को देखेगा कि वो नेक्स्ट बैंकिंग डे में अपना जितना भी उसको पेमेंट करना है, जो करना है वो सब कुछ कर देगा। कुछ अगर एक्सटेंड होना है या कुछ भी होना है तो उसके नेक्स्ट डे में कर देगा। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 होता है टॉलरेंस इन क्रेडिट अमाउंट। अभी सपोज कीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है, कोई LC आया हुआ है, वहाँ पर अगर कोई वर्ड मेंशन किया हुआ है अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली,
ठीक है, दो केसेस में मेंशन हो सकता है, या तो वो अमाउंट के केस में हो सकता है या तो फिर वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स का केस में हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ में के पहले लिख दिया अबाउट 100 रुपीज़, तो अबाउट 100 रुपीज़ मतलब अबाउट का मतलब आपको क्या समझना, वो हो सकता है कि 150 रुपया हो सकता है 200 रुपया हो सकता है 50 रुपया हो, नहीं, उसका भी एक लिमिट दिया हुआ है कि अगर अबाउट या फिर अप्रॉक्सीमेटली मेंशन किया हुआ अमाउंट के पहले, तो उस केस में वो 10% फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब कि अगर 100 रुपीज़ है, अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, तो ये 100 और 10 तक जा सकता है, और या फिर वो 90 तक आ सकता है। मतलब 10% फ्लक्चुएशन तक ये कर सकता है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग है, यूसीपीडीसी रूल्स के अकॉर्डिंग है कि अमाउंट के केस में अगर है और वो 10% ऊपर या 10% नीचे तक वो आ जा सकता है। लेकिन जब वो हम लोग क्वांटिटी का बात करते हैं, सपोज कीजिए कि 100 मैंगोज़ है, वो लिख देता है कि अबाउट 100 मैंगोज़। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये 5% में चलता है। जो भी फ्लक्चुएशंस इसमें होना है, जो भी टॉलरेंस होना है, वो 5% होना है। इसका मतलब कि वो 105 तक जा सकता है और इधर नीचे 95 तक आ सकता है, यहां तक वो चलेगा, ये टॉलरेंस लेवल है। लेकिन इससे अगर कम हुआ तो फिर वो नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो वो भी गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अमाउंट के केस में अगर अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली कुछ मेंशन किया है तो 10% टॉलरेंस लेवल चलता है, 10% अप या 10% डाउन। और अगर अमाउंट के केस में, सॉरी, क्वांटिटी का केस में चलता है अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 5% चलता है, 5% अप और 5% डाउन। ठीक है, नेक्स्ट ये आर्टिकल 31, पार्शियल ड्राइंग्स और शिपमेंट्स। ये अलाउड होता है कि अगर कभी कोई पार्शियल शिपमेंट करना चाह रहा है, उसके पास में नहीं है, एक बार भेज दिया, फिर ये दोबारा भेज दिया, तो ये अलाउड है, ये किया जा सकता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से क्लॉज डाल देना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में। अभी आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 है इंस्टॉलमेंट, ड्राइंग और शिपमेंट, ये भी शिपमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट आर्टिकल 33, ये क्या कहता है, आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब कि किस टाइम पे, अभी कोई बंदा आया, उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करना है, बैंक से नेगोशिएट करके उसको पेमेंट लेना है, तो ऐसा नहीं कि वो 12 बजे रात को उठ के चला गया बैंक में, बैंक उसको इसलिए उसको एंटरटेन कर देगा, ऐसा नहीं है। तो इसी के लिए द बैंक हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट अ प्रेजेंटेशन आउटसाइड द बैंकिंग आवर। अगर वो बैंकिंग आवर के अंदर में आ रहा है, अभी उसके कारण से हो सकता है कि वो उसका लास्ट डे पार हो गया या कुछ ऐसा, लास्ट डे के कारण ही उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो बैंक उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी के लिए बैंक वो ऑब्लिगेशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो उस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है उस बैंकिंग आवर के अंदर में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आर्टिकल 33 हमने देखा। अभी आर्टिकल 34 क्या कहता है, डिस्क्लेमर ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंट। अ बैंक एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्म सफिशिएंसी एक्यूरेसी। अगर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, फॉर्म्स में या एक्यूरेसी में या जेन्युइननेस या फॉल्सिफिकेशन और लीगल इफेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नॉट डज इज एज्यूम एनी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वेट, कंडीशन और पैकेजिंग। तो इन सभी चीज़ों के लिए बैंक, अभी उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट भुला गया, या फिर उसके पास जो पैकेजिंग होकर के आया है या सामान टूटा हुआ आया, इसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है कभी। तो ये बताता है मैं आर्टिकल 34। अभी आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 डिस्क्लेमर ऑन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन। अ बैंक एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द डिले, लॉस इन ट्रांजिट, म्यूटिलेशन और एनी अदर। मतलब ये आर्टिकल 34 से रिलेटेड है कि ये सब चीज़ अगर कभी भी सपोज कीजिए ट्रांजिट करने के टाइम पे किसी को कुछ लॉस हो गया या डिले हो गया, डिले के कारण कोई लॉस हो गया, म्यूटिलेट हो गया या कोई उसमें खराबी हो गया, तो उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आर्टिकल 35 कहता है। आर्टिकल 36 फोर्स मेज्योर, जो ये आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था ना आर्टिकल 29 के केस में। आर्टिकल 29 जब हम लोग देख रहे थे, ये आर्टिकल 29 हम लोग देखे थे, यहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 36 के बारे में देखा था ना। अभी वही आर्टिकल 36 यही हम लोग जो अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 36 क्या, फोर्स मेज्योर, मतलब कि कुछ आकस्मिक कुछ हो गया, वहां नहीं पता था ऐसा कुछ होना, लेकिन आकस्मिक कुछ हो गया, तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आप देखिए यहां क्या बताता है, अ बैंक एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंटरप्शन ऑफ इट्स बिजनेस बाई, अभी कौन कौन से रीजन यहां दिया हुआ, एक्ट ऑफ गॉड। इंश्योरेंस के केस में भी हमने देखा है कि एक्ट ऑफ गॉड होता है। अगर आप वो देखे होंगे वो मूवी को,
जो नसरुद्दीन परेश रावल की जो मूवी है, कौन सी मूवी आप मुझे बताइएगा, उस मूवी में एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया कि भाई किस तरह से उसको नुकसान हो जाता है, किस तरह से वो केस फाइल करता है भगवान के ऊपर में जो वो केस करते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड के अंदर में अगर कोई खराबी आ जाती है या फिर कोई राइट्स छिड़ जाता है या कोई किसी तरह का सिविल वॉर्स हो जाता है या नॉर्मल वॉर हो जाता है या टेररिस्ट अटैक हो जाता है, इन सभी रीजंस के कारण अगर वो बैंक उस दिन काम नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर में बैंक का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ बैंक एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द consequences arising out of the interruption of its business day by act of God, राइट्स, सिविल कमोशंस, इंसुरेशन, वॉर्स या फिर एक्ट ऑफ टेररिज्म और बाय एनी स्ट्राइक या फिर किसी तरह का कोई स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया है, इसके द्वारा अगर कोई उसका बिजनेस डे हैम्पर कर रहा है और उसके अगेंस्ट में किसी का कोई बिजनेस हैम्पर हो रहा है तो इसके लिए बैंक लायबल नहीं है। द बैंक विल नॉट अपॉन रिजम्पशन नेक्स्ट बिजनेस डे में जब बैंक खुलेगा तो बैंक के पास में उसके लिए कुछ ये नहीं है कि भाई उस दिन नहीं हुआ तो आज अपने कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बैंक इसके लिए लायबल नहीं रहेगा। ऑनर और नेगोशिएट अंडर अ क्रेडिट दैट एक्सपायर्ड ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द बिजनेस, वो एक्सपायर कर चुका है। तो इन सभी केसेस के अंदर में अगर कुछ ऐसा केस आता है जहां पर कोई बिजनेस एक्सपायर हो चुका है तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और लायबल नहीं है। और अभी इन सभी के अंदर में टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया है फोर्स मेजोर के अंदर में। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल क्रेडिट। अ बैंक इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर, मतलब कि भाई जिस बैंक को, अभी मान लीजिए ये एलसी इशूइंग बैंक है, एलसी इशूइंग बैंक को क्रेडिट भेजना है एडवाइजिंग बैंक को ही, या फिर एडवाइजिंग बैंक उस केस में जब नेगोशिएटिंग बैंक वही सेम ही है। तो यहाँ पर यही बात बता रहा है, बैंक इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर अ क्रेडिट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड इन मैनर एक्सप्रेसली कंसेंटेड टू बाय दैट बैंक। मतलब कि जिस बैंक को इसको देना है, अभी ये बैंक ये रिक्वेस्ट सिंपली रिक्वेस्ट कर देता है कि नहीं आप मुझे मत दे करके आप इस बैंक को दे दो, तो ऐसा नहीं करेगा वो बैंक, कभी नहीं करेगा। इसको जिसके साथ में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब कुछ डीलिंग हुआ है, उसी के साथ में ये क्रेडिट करेगा बैंक, दूसरे बैंक के साथ में नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 39 असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स। असाइनमेंट्स ऑफ प्रोसीड्स मतलब किस तरह से सारा का सारा जो काम आगे बढ़ना है, कुछ भी कोई भी डीलिंग होना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, तो उसका जो असाइन किया जाता है वो सभी का सभी इसी के अंदर में पॉइंट्स आते हैं। तो ये हमने देखा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 39 तक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने इसमें देखा जो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड थे। कल भी जो हमने देखा था उसमें भी बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखा था। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, देखिए 2 पॉइंट आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में करते हैं। तो UR 525 क्या है, ये यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं। UR स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रूल्स, है ना, शॉर्ट फॉर्म में आ गया UR, फुल फॉर्म में आ गया यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट, मतलब जब कभी बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट होता है ना, रीइंबर्सिंग बैंक हमने देखा था ना हमारे प्रोसेस में जब हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्कस करते हैं, तो ये सेम वही केस है कि जब भी कभी बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट होना है तो उसके लिए भी यूनिफॉर्म रूल्स बनाए गए हैं और वो उसी के अंडर में ही, वो रूल्स के अंदर में ही वो सारा का सारा रीइंबर्समेंट होना है। कोई जो भी रूल्स बनाए गए हैं ये वर्ल्ड वाइड वैलिड है, कोई बैंक अपने हिसाब से अपने तरीके से कुछ कर ले ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये UR 525 इसी के अंदर में आता है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट। उसके बाद एक है ISP 98। अभी ISP 98 क्या है, ISP इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस, ISP इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस फॉर स्टैंड बाय LC। स्टैंड बाय LC का भी डेफिनेशन हमने समझा था ना। स्टैंड बाय LC क्या होता है कि कुछ एक कंट्रीज में क्या होते हैं कि बैंक गारंटी वहाँ नहीं चलते, बैंक गारंटी बोल के कोई चीज़ ही नहीं होता है। जैसे USA में हमने देखा था, USA में बैंक गारंटी नहीं होते हैं। तो बैंक गारंटी जब नहीं होते तो USA में ऐसा तो नहीं कि उसके जगह में कोई दूसरा चीज़ नहीं रह सकता है, तो बैंक गारंटी के जगह में ही स्टैंड बाय LC को रखा जाता है। मतलब कि स्टैंड बाय LC इसलिए खोला जा रहा है कि उस टाइम पे उसको कोई बैंक के ऊपर में कुछ ये नहीं कि आपको पेमेंट करना ही है जिस टाइम पे LC ओपन हो रहा है। इन सर्टेन कंडीशंस, वर्स्ट केस में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बैंक अपना गारंटी देता है कि ठीक है वो पेमेंट को मैं करूँगा। तो बाकी सभी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये बैंक गारंटी यहाँ पर चलती है, इंडिया में भी चलता है, लेकिन USA में बैंक गारंटी क्योंकि नहीं चलता तो इसी की जगह में स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट आया था। तो ये ISP 198 इसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। मैंने बताया था ना कि जब भी कभी कोई गुड्स को शिपमेंट किया जाता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, उनको प्रूफ देना पड़ता है। जब कभी वो अपने डेस्टिनेशन कंट्री को आते हैं
ओरिजिन कंट्री में भी जब वो रहते हैं तो वहाँ पर भी उनको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है, जब अपने डेस्टिनेशन कंट्री में भी आते हैं तो वहाँ पर भी उनको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। तो ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली उसी से रिलेटेड होता है। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट से पहला क्या, इनवॉइस। एन इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स। जाहिर सी बात है, जब कभी हम लोग कोई सामान भी खरीदते हैं हम लोग को इनवॉइस मिलता है। इसमें मैंने आपको बताया कि आप जब कभी सपोज कीजिए रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हैं तो उसके इनवॉइस में उसका डिटेल रहेगा कि इसका कलर क्या है, इसका वेट क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका प्राइसिंग क्या है। मतलब इससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो सारा इन्फॉर्मेशन इनवॉइस के अंदर में रहता है। तो यही होता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स, quantity, quality, value in unit terms and total value of the goods and is prepared by the beneficiary। जो बेनिफिशियरी होता है, मैंने बताया ना कि बेनिफिशियरी जो सेलर हो रहे हैं, जो सामान को बेच रहे हैं, तो जो सामान को बेच रहे हैं वो गुड्स तो दे ही रहे हैं, गुड्स के साथ साथ में वो इनवॉइस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ इनवॉइस। दूसरा है बिल ऑफ लैडिंग। मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ लैडिंग जब भी कभी शिप के थ्रू कोई किसी सामान को भेजा जा रहा है, वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर इस पोर्ट पे उस पूरे के पूरे जो कंसाइनमेंट आया हुआ है, जो भी सामान आया हुआ उसका चेक होता है, उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर यही होता, फिर बनता है बिल ऑफ लैडिंग। इसमें पूरा का पूरा डिटेल रहता है कि वो शिप नंबर क्या है, वहाँ पर जो उसका एजेंट होते हैं या जो उसके मास्टर होते हैं उनका सिग्नेचर रहता है वहाँ पर। तो ये बिल ऑफ लैडिंग में वो सारा का सारा डिटेल्स रहता है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट evidencing movement of goods from the port of acceptance to the port of destination। it is issued in sets। ये नॉर्मली 3 सेट में इशू किए जाते हैं। एक तो वो शिप के पास में रह जाएगा, दूसरा वो उस बेनिफिशियरी को दे देगा और उसके बाद में वो बेनिफिशियरी जा करके उसको बैंक को भी जमा करना पड़ता है। इसी के लिए इसको 3 के सेट में इशू किया जाता है। इशूड बाय शिपर और द ऑथराइज्ड एजेंट। जो शिपर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं वो इसको इशू करते हैं। जो बिल ऑफ लैडिंग शुड नॉट बी क्लॉज्ड वन। इसमें किसी तरह का कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए। क्लॉज का मतलब कि फिर वही हो गया ना कि भाई हम लोग इसमें कुछ कंडीशंस डाल दिए हैं, तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं। जैसे हमने देखा था ना कि क्लीन डॉक्यूमेंट रहता है तभी बैंक डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है, अगर क्लीन डॉक्यूमेंट नहीं तो बैंक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इसी तरह का बिल ऑफ लैडिंग में भी कोई किसी तरह का क्लॉज नहीं हो सकता है, कोई क्लॉज नहीं डालना जाता है। ये हुआ बिल ऑफ लैडिंग। अभी हम लोग देखते हैं बिल ऑफ लैडिंग के बाद में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गुड्स सपोज कीजिए कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है और वो इंडिया में आ रहा है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ये डिक्लेयर करता है कि ये गुड्स जहाँ पर बना है वो कंट्री कैसा है। वो कंट्री किसी तरह का वॉर फाइटिंग कंट्री तो नहीं है, या फिर बहुत टाइम क्या होता है कि किसी कंट्री के अगेंस्ट में बैन किया लगाया जाता है कि भाई उस कंट्री के साथ में आप या उस पर्टिकुलर मर्चेंट के साथ में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक तरह से सर्टिफाई किया जाता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसी के अकॉर्डिंग ही ये ट्रेडिंग हुए हैं। अगर कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर वॉर फाइटिंग कंट्री है उसके साथ में इस माल को परचेज नहीं किया गया है, या फिर ऐसा कोई कंट्री जहाँ पर बैन लगाया गया वहाँ से भी इसको परचेज नहीं किया गया, या फिर ये जो सामान जो आया है इसमें कोई हजार्डस गुड्स नहीं है, मतलब कि किसी के जान को उससे नुकसान नहीं हो रहा है, इस टाइप का ये सर्टिफाइड किया जाता है। और ये सर्टिफाई कौन करता है? ये सर्टिफाई करता है कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, लाइक जैसे आईसीसी, इंटरनेशनल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर कंट्री के, वो लोग इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये जो भी गुड्स है उसका वैल्यू ये है, इनवॉइस ये है, बीएल नंबर ये, और ये भी कि ये किसी भी तरह का वॉर फाइटिंग कंट्री से नहीं हो रहा है, या फिर कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन या बैंड कंट्री से इसको नहीं लाया जा रहा है। उसके बाद में होते हैं कुछ अदर्स और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, पैकेजिंग लिस्ट होता है, वेट लिस्ट होता है, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये सभी इस पूरे के पूरे शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्विक रिवीजन। हम लोग फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600 क्योंकि अभी चल रहा है, पहले 500 चलता था विद 49 आर्टिकल्स, और जो 600 है वो 39 आर्टिकल्स के साथ में चलता है, जिसको भी हम लोग कवर किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको बारे में एक बार जस्ट एक झलक देख लेते हैं। आर्टिकल 1 एप्लीकेशन ऑफ यूसीपी, इसका यूसीपी का एप्लीकेशन के बारे में डील करता है। आर्टिकल 2 में हमने सारे के सारे डेफिनेशन को फिर से दोबारा रिवाइज कर लिया। उसके बाद आर्टिकल 3 में इंटरप्रिटेशन होता है कि किसी भी चीज़ को आपको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, अगर कुछ मेंशन है या कुछ मेंशन नहीं है तो। जैसे अगर कोई बिगिनिंग, मिडिल या एंड ऑफ द मंथ है तो क्या उसमें होगा, या फिर ब्रांचेस ऑफ द बैंक इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री में जो बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उनको आपको सेपरेट बैंक ही डील करना है, समझना है। उसके बाद आर्टिकल 4 हमने देखा क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्टिकल 5 में डॉक्यूमेंट्स
बैंक डील विद डॉक्यूमेंट्स, बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट भी डील करता है, गुड्स और सर्विसेज और परफॉर्मेंस उनको लेना देना नहीं है, ये हमने देखा लिया आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 हमने देखा अवेलेबिलिटी एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। आर्टिकल 7 क्या है, इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग, जो इशूइंग बैंक होते हैं उनके थ्रू एक अंडरटेकिंग दिया जाता है, उसको ये डील करता है। उसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 8 कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेकिंग, सेम टू सेम इशूइंग बैंक है, जरा कन्फर्मिंग बैंक है। और उसके बाद में ये अमेंडमेंट्स हमने देखा 9 और 10 आर्टिकल में। आर्टिकल 12 में हमने देखा नॉमिनेशन। आर्टिकल 13 बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट, जो बैंक टू बैंक जब रीइंबर्समेंट हमने देखा है, ये उसी चीज़ के बारे में डील करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 होता है स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट का जो भी एक स्टैंडर्ड होना है, क्योंकि बैंक ऑलवेज डील्स इन डॉक्यूमेंट, तो वो किस तरह का होना है। और प्लस क्या है कि किसी भी तरह का जब भी कभी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, चाहे नॉमिनेशन बैंक, चाहे कन्फर्मिंग बैंक हो या फिर वो इशूइंग बैंक हो, तो उनके पास में मैक्सिमम 5 बैंकिंग डेज होता है उसको कंप्लाई करने के लिए, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, डिस्क्रिपेंट किसी तरह का कोई वेवर है या नोटिस है, तो ये आर्टिकल 16 के अंदर में आता है। आर्टिकल 16 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज़ की मिनिमम एक ओरिजिनल कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का आपको सबमिट करना ही होगा। आर्टिकल 18 क्या है, कमर्शियल इन्वॉइस रेज होता है जब भी कभी कोई सेलर गुड्स को डिस्पैच करते हैं। आर्टिकल 20 हमने देखा बिल ऑफ लैडिंग, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके अगेंस्ट में एक प्रूफ जनरेट होता है, ये बिल ऑफ लैडिंग होता है। फिर हमने देखा कि एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट सेम टू सेम, ये शिप के केस में जब होता है तो बिल ऑफ लैडिंग बोल दिया गया पोर्ट के केस में, और ये जब प्लेन का केस में हुआ तो एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया। रेड रोड के केस में, रोड रेल के केस में रोड रेल एंड इनलैंड वाटरवेज हो गए। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 27 क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, बैंक हमेशा क्लीन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं, किसी तरह का कोई क्लॉज उसमें नहीं होना चाहिए। क्लॉज होने का मतलब कि वहाँ पर कोई डिफेक्शन है उस गुड्स में या फिर उसके पैकेजिंग में कोई डिफेक्शन है। आर्टिकल 28 में हमने देखा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस क्या होता है, अगर किसी भी तरह से अगर इंश्योरेंस का कोई इंडिकेशन नहीं है उस डॉक्यूमेंट में, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि 110% ऑफ द CIF कॉस्ट फ्रेट और इंश्योरेंस ऑन फ्रेट का जो वैल्यू होता है वो उसका इंश्योरेंस किया हुआ है। फिर हमने देखा यहाँ पर आर्टिकल 29 हमने देखा कि एक्सटेंशन, अगर ये किस कंडीशन में, अगर किसी भी कारण से अगर जिस डेट को क्रेडिट होना है, प्रेजेंट होना है डॉक्यूमेंट, वो अगर बैंकिंग डे जो पड़ रहा है वो अगर किसी कारण से बंद है, तो उसके नेक्स्ट बैंकिंग डे को फिर वो सारा का सारा चीज़ एक्सटेंड हो जाता है ऑटोमेटिक में। लेकिन ये तभी होता है कि जब वो जिस भी रीज़न के कारण बैंक बंद है, वो आर्टिकल 36 में जो भी रीजन्स मेंशन है उसमें से एक भी रीज़न नहीं है, तभी होता है। अभी उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 30 में टॉलरेंस इन क्रेडिट अमाउंट, अगर टॉलरेंस है, अगर इन वर्ड्स का जिक्र किया गया है अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली, अगर अमाउंट के केस में है तो वो 10% का टॉलरेंस होता है, और अगर क्वांटिटी के केस में है तो वो 5% का टॉलरेंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर हमने देखा पार्शियल ड्राइंग एंड शिपमेंट अलाउड होते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्राइंग एंड शिपमेंट इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 33 आवर ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर बैंकिंग आवर के अंदर में ही वो प्रेजेंट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो बैंक उसके लिए लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है, नहीं तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, उसका बैंक का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके अगेंस्ट में। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 34 डिस्क्लेमर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट को भाई वही है ना कि अगर बैंक डॉक्यूमेंट के साथ में डील कर रहा है तो उस केस में किस केसेस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। अगर किसी तरह का कोई एक्यूरेसी नहीं है या फॉर्म में कोई डेटा नहीं है या कुछ भी उस डॉक्यूमेंट का कोई जेन्युइननेस नहीं है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया गया है, तो ये सब के बेसिस पर बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, उस बाद आर्टिकल 35 हमने देखा आर्टिकल डिस्क्लेमर ऑन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन, अ बैंक एज्यूम्स नो लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द डिले। किसी तरह का अगर डिले हो गया, ये लॉस इन ट्रांसिट हो गया, म्यूटिलेट हो गया, तो बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं आता है। ये ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 35। और आर्टिकल 36 हमने देखा फोर्स मेजोर, कि किसी भी कारण से अगर बैंक का बिजनेस डे हैम्पर कर रहा है, वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, राइट्स के कारण, सिविल कमीशंस के कारण, इंश्योरेशन, वॉर्स हो गए हैं, टेररिस्ट अटैक हो गए या स्ट्राइक या लॉकआउट हो गए, तो यहाँ पर बैंक का बिजनेस डे अफेक्ट हो रहा है, तो वो नेक्स्ट बैंकिंग डे में वैसा उसको एंटरटेन नहीं करने जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, वो अब जो बेनिफिशियरी है वो उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 38 हमने देखा कि ट्रांसफरेबल क्रेडिट, अभी अगर क्रेडिट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जिस बैंक को ये राइट्स दिया गया है उसी के साथ में ये क्रेडिट्स ट्रांसफर होते हैं, नहीं तो दूसरे अगर ये बैंक रिक्वेस्ट करता है कि इसके साथ कर देना, तो ऐसा नहीं होता है, जिसके साथ में है उसी के साथ में ये ट्रांजैक्शंस डील किया जाएगा। ये 38 में हमने देखा। 39 में हमने देखा असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स। उसके बाद हमने देखा UR 225 यूनिफॉर्म रूल्स, जो 525 है,
ये बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट का केस में काम आता है, और ISP इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस जो स्टैंड बाय LC का केस में आता है, ISP 98। ठीक है, उस बाद हमने देखा शिपिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, इन्वॉइसेस जनरेट किए जाते हैं सेलर के द्वारा जो बेनिफिशियरी होते हैं, बिल ऑफ लैडिंग जब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो 3 के केस में इशू किए जाते हैं, और बिल ऑफ लैडिंग कभी भी क्लॉज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी देखा कि जो कि जहाँ से वो गुड्स डिस्पैच हो रहा है वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं या कोई दूसरे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं वो लोग इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये जो गुड्स डिस्पैच किया गया है ये वॉर फाइटिंग कंट्री से नहीं है, या फिर ये बैन कंट्री से नहीं है, या फिर इसमें कोई हजार्डस गुड्स नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में पैकेजिंग लिस्ट होते हैं, वेइंग लिस्ट होते हैं, और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ हमने देखा UCPDC 600 से रिलेटेड, और साथ ही साथ हमारा शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है उन सभी चीज़ों को हमने देखा, बहुत ही अच्छे से हमने देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है JAIIB से CAIIB तक, JIB से CIB तक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जा करके इस पूरे वीडियो का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।